कि मायावती जी 25 सीटें उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रही हैं लोकसभा की, कांग्रेस 17 सीट लड़ने जा रही है और बची हुई सीटें अखिलेश यादव लड़ने जा रहे हैं और इन तीनों का समझौता हो गया है। जब मैं कह रहा हूं तो आप 99% ये मान के चलिए कि तीनों का समझौता हो गया है। आने वाली 9 तारीख को श्रीमती सोनिया गांधी अपने सभी इंडिया के प्रमुख सहयोगियों के साथ ये घोषणा कर सकती हैं, करेंगी नहीं कह रहा हूं, कर सकती हैं कि उनकी तरफ से देश का, इंडिया का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और वो नाम मायावती जी का है। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस या फिर विपक्षी गठबंधन फैसला नहीं ले पा रहा है कि कौन सी सीटों पे कौन लड़ेगा। उनके पास कैंडिडेट्स नहीं हैं, वो लोकसभा चुनावों के लिए तैयार नहीं हैं। राहुल गांधी देश भर में घूमते रहते हैं और बीच बीच में विदेश चले जाते हैं घूमने के लिए। ये तमाम नैरेटिव आपने सुना होगा और कई बार इसके बारे में आप सोचते भी होंगे। आपको लगता होगा कि शायद हाँ, विपक्ष की जो तैयारियां हैं वो नाकाफी हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी के सामने चिंता की बहुत बड़ी लकीर खिंच जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार और एक बार सांसद रहे संतोष भारतीय ने एक खुलासा किया है। खुलासा ऐसा जिसे देखकर भारतीय जनता पार्टी आश्चर्यचकित रह जाएगी, हैरान हो जाएगी, बल्कि यूं भी कहे कि वो उदास हो जाएगी तो बड़ी बात नहीं हो सकती है। खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि मायावती विपक्ष का चेहरा हो सकती हैं प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए। संतोष भारतीय का यह बयान आप पहले सुनिए। आने वाली 9 तारीख को श्रीमती सोनिया गांधी अपने सभी इंडिया के प्रमुख सहयोगियों के साथ ये घोषणा कर सकती हैं, करेंगी नहीं कह रहा हूं, कर सकती हैं कि उनकी तरफ से देश का, इंडिया का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और वो नाम मायावती जी का है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर भारत में आने वाले राज्यों पर बहुत ज्यादा बैंक और बहुत ज्यादा भरोसा करती है भारतीय जनता पार्टी, और अगर उसको सरकार में आना है तो इन्हीं राज्यों से होकर वो रास्ता तय करेगी, वो रास्ता बनेगा, क्योंकि दक्षिण में उसका सुपड़ा साफ हो गया है। खैर, पहली लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली उससे साबित होती है कि चिंता की बहुत सारी लकीरें हैं। आसनसोल से पवन सिंह को पहले टिकट दिया, उसके बाद पवन सिंह ने विड्रॉ कर लिया कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन फिलहाल ये जो खुलासा किया गया है कि मायावती 9 तारीख को सोनिया गांधी इस बात की घोषणा करेंगी कि मायावती इंडिया ब्लॉक का चेहरा होंगी और प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी मायावती करेंगी इंडिया ब्लॉक की तरफ से। यह बहुत बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी और लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से भी। यह ऐसा फैसला है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में बहुत कमजोर दिख सकती है, बहुत कमजोर साबित हो सकती है। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। सर, यह खुलासा कि मायावती प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकती हैं विपक्षी गठबंधन की तरफ से, इंडिया की तरफ से, कितना असर डालेगा और कितनी सत्यता आपको लग रही है इस खुलासे में? देखिए, इससे तो पूरा चुनाव का परिदृश्य ही बदल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि यह खबर हमारी नहीं है, यह खबर किसी एजेंसी ने जारी नहीं की है, यह खबर कांग्रेस की ओर से भी नहीं कही गई है। लेकिन देश के एक बहुत बड़े पत्रकार संतोष भारती, जिनकी एक प्रतिष्ठा रही है, जो सांसद भी रहे हैं और लगातार अपनी राजनीतिक समझदारी और राजनीतिक गलियारों में अपनी पहुंच के लिए जाने जाते रहे, उन्होंने दावा किया है और दावा करते हुए उन्होंने 99% यकीन के साथ ये बात कही है कि समझौता हो गया है। 25 सीटों पर मायावती चुनाव लड़ेंगी, 17 पर कांग्रेस लड़ेगी और बाकी सब अखिलेश यादव लड़ेंगे। यानी जो 80 सीटों का पूरा मसला है उत्तर प्रदेश में वो तय हो गया और मायावती पूरे विपक्ष के गठबंधन का चेहरा होंगी, ये संतोष भारती कह रहे हैं। लेकिन अब मेरा ये इस पे बस मैं आपसे कह दूं कि ये अगर ऐसा होता है, हालांकि ये मैंने बताया इसके सोर्स कौन है और 9 मार्च तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ये खबर सही है नहीं, लेकिन संतोष भारती का रिकॉर्ड देखकर इसको खारिज करना भी आसान नहीं होगा। और जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने ये नहीं कहा है, किसी तरह के संशय नहीं है उनके भाषा में, वो बिल्कुल दृढ़ता के साथ कह रहे हैं कि 99% मैं श्योर हूं और 1% पर प्रकृति के ऊपर छोड़ता हूं, ईश्वर के ऊपर छोड़ता हूं। 1% तो कुछ भी हो सकता है, कल प्रलय आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% अगर
इस कद का एक पत्रकार दावा कर रहा है तो हमें उसे खारिज तो नहीं करना चाहिए। उनका अतीत भी ऐसा नहीं रहा है कि वो ऐसे ही खबर देते रहें। और अगर ऐसा हुआ नीरज जी तो आप समझिए कि ये बाजी पूरी पलटना होगा, क्योंकि मायावती सिर्फ चेहरा नहीं है, सिर्फ नाम नहीं है, वो इस देश में एक बड़ा परिवर्तन। मुझे याद है जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने कहा था कि ये भारतीय लोकतंत्र का एक चमत्कार है, एक ताकत है कि एक दलित महिला एक सूबे की मुख्यमंत्री बनी है। तो अगर वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होती है तो इस देश में जो भी सामाजिक परिवर्तन के चाहने वाले हैं वो सिर्फ दलित ही नहीं है, वो सारे लोग जो चाहते हैं कि इस देश में जो सामाजिक इतिहास में सामाजिक अन्याय होता रहा उसका एक प्रतीकात्मक तौर पर ही एक प्रतिकार हो। और अगर कोई दलित प्रधानमंत्री बनता है, भारत का प्रधानमंत्री बनता है, तो ये उतनी ही बड़ी बात होगी जितना हम कहते हैं कि अमेरिका में कभी बराक ओबामा जब पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में आए तो उससे हम उस समाज के स्वास्थ्य का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जाहिर है देश में इस तरह का खलबली मचेगी और बहुत सारे लोग, खास तौर पर जितने दलित, पिछड़े, वंचित समुदाय के लोग हैं, वो इससे पूरी तरीके से एकजुट होंगे। दूसरा ये होगा कि जो राहुल गांधी पूरे देश में घूम के जो नैरेटिव बना रहे हैं, चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे वो रिजर्वेशन का जो 50% कैप है उसको हटाने का सवाल, युवाओं की नौकरी का सवाल हो, इन सब ये जो पूरा नैरेटिव है ये धार मिल जाएगी उसको। और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि भाई मोदी के सामने कौन, और मोदी के सामने मुद्दे हैं, लेकिन फिर एक चेहरा भी आ जाएगा और वो चेहरा सामान्य चेहरा नहीं है, बल्कि इस देश की 20 से लेकर 22% आबादी उसके साथ जुड़ेगी। और ऐसे में मोदी जी का जो 400 पार का नारा है इसमें कोई दम रही नहीं जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि मायावती केवल एक नाम नहीं है, केवल एक राजनेता नहीं है, बल्कि एक इमोशन है, वो एक भावना है। भावना ये कि जो सैकड़ों सालों से दलन हुआ है उस दलन को तोड़कर कोई व्यक्ति ताकत हासिल कर पाता है, तो वो एक भावना का नाम है। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा, वो भी इमोशंस को जगाने का काम है कि भाई आप मुद्दों पे बात करिए, लेकिन इमोशंस के साथ चुनाव में स्टैटिस्टिक भी चलते हैं, आंकड़े भी चलते हैं। उत्तर प्रदेश के आंकड़े क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश के आंकड़े ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन में 19.26% मुसलमान हैं, 18.91% दलित समुदाय के लोग हैं, 54% ओबीसी हैं और 54% ओबीसी का 19.40% यादव हैं। ये अलग अलग जो डेटा है और 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो ये अगर हम जातियों का जो स्टैटिस्टिक है उसके हिसाब से देखें और मायावती अगर प्रधानमंत्री पद का चेहरा बन जाती हैं तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक मैसेज होगा, एक संदेश जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी जो है ये यादव वोट बैंक तो उनका माना ही जाता है कि बड़ा सुरक्षित वोट बैंक है। इसके अलावा मुस्लिम्स की जहां तक बात है तो मुस्लिम्स का वोट उत्तर प्रदेश के हिसाब से समाजवादी पार्टी को पड़ता है। जो कांग्रेस है वो भी मुसलमान वोट्स को काफी आकर्षित करती है और बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी मुस्लिम वोट्स को आकर्षित करती है। मतलब बीजेपी के पास वो वोट परसेंटेज नहीं है। अगर मैं इन प्रतिशतों को जोड़ दूं पंकज जी तो ये 45% के आसपास बनता है, मुस्लिम्स, एससी और यादव। और ऐसा तो नहीं है कि केवल यही जातियां वोट करेंगी। नहीं नीरज जी, यादव अब जैसे कहने को तो यादव महासभा का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कराती है, पर वो जातिवाद नहीं होता। जातिवाद तब होता है जब अखिलेश यादव के साथ यादव जुड़ते हैं। वो जातिवाद तब भी नहीं होता जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी खुल के कहते हैं कि मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है। और जातिवाद तब भी नहीं होता जब लगभग सारे के सारे जो अभी अखिलेश यादव जी के साथ जिन्होंने गद्दारी की राज्यसभा के चुनाव में, लगभग सारे एकाध अपवाद छोड़ दें तो वो सवर्ण हैं। तो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो एक अधूरा संकल्प जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का या संविधान का है, भागीदारी का प्रश्न, न्याय का प्रश्न, उसको आगे ले जा रहे हैं। और मायावती के उसमें जुड़ जाने से जो एक बहुजन मिशन रहा है इस देश में वो सब क्लब हो जाएगा। और उसके बाद आप ये जो अभी आपने 45% जोड़ा, इसमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो समाजवादी पार्टी के टिकट से या कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, जो नॉन जाटव दलित हैं या जो नॉन यादव ओबीसी हैं, बड़े पैमाने पर हैं। वो जब चुनाव लड़ते हैं तो ये प्रतिशत जो है वो 65-70 चला जाए तो बहुत मुश्किल नहीं होगा। और सिर्फ जो एक सांप्रदायिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने गोलबंदी कर रखी है, 20-25% लोग से ज्यादा नहीं है, जिसमें दुर्भाग्य से ज्यादातर सवर्ण है। मुझे नहीं पता कि क्यों सवर्ण अपनी
उस विरासत को भूल गए हैं जो सामाजिक न्याय की पक्षधर रही। अरे भाई, डॉक्टर लोहिया ने कहा था 100 में पाए पिछड़े 60, कोई वो पिछड़ी जाति के थे, वो तो अग्रवाल थे। बहुत सारे लोग जिन्होंने लड़ाई लड़ी है सामाजिक न्याय की, वो कोई जरूरी नहीं है कि दलित और पिछड़े समुदाय के रहे। सवर्णों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस देश में सामाजिक न्याय के प्रति संघर्ष को आगे बढ़ाने में। तो आज भी मुझे लगता है कि सभी जातियों का वोट मिलेगा, जो भी इस देश में एक समता मूलक समाज चाहते हैं, जो एक चाहते हैं कि सद्भावपूर्ण हमारा समाज बने, वो सारे लोग अब इस विपक्ष के गठबंधन के साथ आएंगे। कोई भ्रम, खासतौर पर जैसे आपने मुसलमानों की बात की, उनमें तो कोई भ्रम वैसे भी नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आने के बाद उन्हें कोई भ्रम, कोई विभाजन, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अब मुकाबला बहुत कड़ा होगा, बल्कि मैं कहूंगा कि वो पलड़ा जो है वो जो इंडिया गठबंधन है उसकी ओर झुका हुआ। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि मैंने जैसा कि कहा कि अगर ये घोषणा होती है कि मायावती पीएम पद का उम्मीदवार होती हैं, तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो वो समुदाय है, और केवल समुदाय नहीं, संविधान में आस्था रखने वाले बहुत सारे लोग जो हैं, जो मुद्दों की बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग जो महंगाई से पीड़ित हैं, जो बेरोजगारी से पीड़ित हैं, और जो चाहते हैं कि केवल जुमलों में नहीं बल्कि हकीकत में भी देश विकास कर सके, ऐसे तमाम लोगों को एक धार्मिक विकास के साथ इंक्लूसिव विकास। आप विकास करें तो विकास का फल सब में बंटना चाहिए ना। ऐसा क्यों है कि हमारे जितने कुलपति हैं उसमें हमको आमतौर पर दलित नहीं मिलते, आमतौर पर पिछड़े नहीं मिलते? ऐसा क्यों है कि एक भी संपादक दलित समाज का मीडिया में नहीं है? ऐसा क्यों है कि मीडिया में 90%, 95% तक सिर्फ सवर्ण लोग हैं? तो ये एक ऐसा विकास है जो दरअसल कुछ लोगों के लिए उसके फल खा रहा है, कुछ लोग, कुछ समुदाय उसका फल खा रहे हैं। तो विकास का फल सभी को मिले, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। और ऐसे में जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जाति जनगणना दरअसल एक एक्सरे है हमारी सोसाइटी का, वो जब एक्सरे सामने आ जाएगा तो जो कमजोर तबके हैं उनके लिए अलग से आप कुछ योजनाएं बना सकते हैं, और वो एक स्वस्थ समाज होगा। तो उस स्वस्थ समाज में गैर बराबरी की भावना भी कम होगी, और ये जातियों का जो विभाजन है वो कम होगा। और कहीं ना कहीं आप एक भारतीय के रूप में, क्योंकि देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। हालांकि कुछ राष्ट्रवादी लोग ये कहने पे नाराज हो सकते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर को मैं कोट कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, और राष्ट्र होने की जो सबसे बड़ी शर्त यह है कि हमारा सुख, हमारा दुख, उसमें आप भी शामिल हो। यानी जो मणिपुर है उसके शोक में अगर मैनपुरी में आंसू नहीं गिर रहे हैं तो भारत एक राष्ट्र नहीं है। और ये जब होगा, इस तरह का गठबंधन बनेगा, तो फिर मणिपुर के शोक से मैनपुरी में आपको आंसू बहते दिखेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात। इसी तरह की सोच के कारण भागीदारी का सवाल उठ के खड़ा हुआ, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। और अगर जो खुलासा संतोष भारतीय ने किया है वो अगर सही साबित होता है, तो क्या आपको लगता है कि सामाजिक न्याय की जो ये लड़ाई है उसको बहुत मजबूती मिलेगी, बहुत बल मिलेगी? देखिए, अगर संतोष भारती जी की ये जो मैं भविष्यवाणी नहीं कहूंगा, वो सूचना है, उनके सोर्सेस के आधार पर वो कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं 99% इस बात पे एकदम मुतमईन हूं कि मायावती जी विपक्ष का चेहरा होने जा रही। अगर ऐसा हुआ तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 400 तो छोड़िए, शायद 200 सीट भी नहीं पा पाएगी। ये हकीकत है, क्योंकि मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाएंगे, संविधान महत्वपूर्ण हो जाएगा। मायावती के आते ही संविधान का सवाल महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा, जिसको बदलने की बार बार कोशिशें या दावे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। इस देश के सेकुलर फैब्रिक को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, तो आएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा कि हिंदू राष्ट्र एक विपत्ति है, खासतौर पर जो हमारे दलित समाज है उनके लिए, क्योंकि पहली बार भारत में संविधान बना ऐसा जिसने मनुष्य को मनुष्य से बराबर माना। इस महादेश के इतिहास में 5000 साल में, मैं बार बार कहता हूं, पहली किताब लिखी गई है भारत का संविधान, जिसने आदमी को आदमी से बराबर माना, स्त्री को पुरुष से बराबर माना, जिसने ऊंची जात नीचे जात का फर्क न मानते हुए सबको एक वोट माना। और इस लिहाज से संविधान का, जब संविधान के जो मूल्य हैं वो अगर केंद्र में आते हैं, तो फिर ये लड़ाई बहुत ही शानदार होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एजेंडा है उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। जिस शो में, जिस बातचीत में संतोष भारतीय ने यह सूचना दी है कि 9 तारीख को सोनिया गांधी घोषणा करेंगी कि विपक्ष का चेहरा होंगी मायावती, 17 सीटों पे जो कि दी गई है कांग्रेस को, कांग्रेस लड़ेगी।
25 सीटें मायावती को मिलेंगी और बाकी बची सीटों पे अखिलेश लड़ेंगे। इसके बाद जो 51 सीटों पे घोषणा कर दी है अपने कैंडिडेट्स की बीजेपी ने, संतोष भारती ने कहा है उस चर्चा में भी कि उन 51 सीट पे भी रीथिंक करना पड़ेगा और दोबारा सोचना पड़ेगा। तो चिंता की एक लकीर तो दिख ही रही थी लगातार, जिस तरीके से विपक्ष पे हमले होते हैं या फिर राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को भुनाने की कोशिश की गई, दिख रहा था कि भाई मुद्दों के फ्रंट पे बीजेपी कमजोर है। लेकिन आपको लगता है कि चिंता की जो ये लकीर है उनमें सबसे बड़ी लकीर ये हो जाएगी अगर ये घोषणा होती है कि नीरज, इसके लिए हमें भविष्य देखने की जरूरत नहीं, हमें थोड़ा 2 दिन पहले के अखबार पलटने की जरूरत है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता दिल्ली में हुआ, सिर्फ, पूरे देश में नहीं हुआ, सिर्फ दिल्ली में हुआ, मतलब पंजाब में नहीं हुआ ऑब्वियसली अभी तक, लेकिन दिल्ली में हुआ। इसके बाद 5 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के, उनके 7 सीटें हैं, 5 टिकट उन्होंने बदल दिए। यानी मीनाक्षी लेखी को भी टिकट नहीं मिला, प्रवेश वर्मा को भी नहीं मिला, रमेश विधूड़ी को नहीं मिला, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसा जिनकी एक बहुत ही साफ सुथरी छवि है, उनका भी टिकट कट गया। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि सिर्फ दिल्ली में समझौता हो जाने से 5 टिकट काट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो जब उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन अगर सामने बना और जैसा संतोष भारती जी कह रहे हैं कि मायावती उसमें शामिल होकर उसका चेहरा बनने जा रही है, तो 51 में से कितने टिकट कटेंगे इसकी सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक, तो हम दावा नहीं कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, और सूचना भी हम दे रहे हैं संतोष भारती जी के हवाले से, जो बड़ी दृढ़ता से ये बात कह रहे हैं कि 9 तारीख को एक घोषणा होगी। घोषणा ये कि मायावती विपक्षी जो पार्टियां हैं उनका चेहरा बनेंगी, पीएम पद की उम्मीदवार बनेंगी। अगर ये दावा सही होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चिंता की लकीरें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, और ये जो इलेक्टोरल बैटल है, चुनावी संघर्ष है, ये बहुत शानदार होने वाला है। और 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 272 तक भी कैसे पहुंचे, 200 मैं तो 200 कह रहा हूं, मैं तो 200 कह रहा हूं, और 400 का नारा फिर चुटकुला बन जाएगा। हाँ। बस इतने अगर संक्षेप में कहें तो 400 का नारा केवल जुमला नहीं बल्कि चुटकुला बन जाएगा, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव का यह कहना है। संतोष भारती ने जो दावा किया है उस दावे की हकीकत बहरहाल 9 तारीख को पता पड़ेगी। लेकिन एक दरख्वास्त और एक सूचना हमारी तरफ से, सूचना भी ना कहें बल्कि आप ये कहें कि एक अपील हमारी तरफ से, जब आप चुनाव में वोटिंग करें तो वोटिंग मुद्दा आधारित ही करें। कोई भी गठबंधन होता हो, कोई भी कैंडिडेट हो, कौन मुद्दों पे बात कर रहा है, कौन आपकी बात कर रहा है और कौन आपके विकास की बात कर रहा है। क्योंकि कई लोग अपने परिवार में ऐसा दिखाएंगे कि 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो गतिविधियां हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, वो चंद पूंजीपतियों तक महदूद रहेंगी। तो कौन आपके बारे में सोच रहा है, कौन आपके मुद्दों की बात कर रहा है, ये जानना, ये सोचना और उस विवेक के साथ वोटिंग करना आप सभी का फर्ज है, हम सभी का फर्ज है। बहरहाल इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आपकी कोई सलाह है, कोई टिप्पणी है, कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।